हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं गोपालगंज, जो काफी चर्चित है और उत्तर बिहार के राजनीति में इसका एक स्थान है। और मैं यहाँ मिलवा रहा हूँ मनमोहन सिंह जी, जो परिचय के मोहताज नहीं और पूर्व में कई बड़े पदों पर रहे हुए हैं। अभी वर्तमान जो है इनकी दावेदारी है भाजपा के प्रत्याशी के रूप में, और साथ साथ ये जिला परिषद भी हैं। मैं चाहूंगा आप अपना व्यक्ति परिचय दें। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह हुआ और गोपालगंज का रहने वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जिला पार्षद हूँ, पूर्व में जिला परिषद का अध्यक्ष रहा हूँ। कितने दिनों से राजनीति में आपका आगमन है? नहीं, मैं तो राजनीति में विद्यार्थी जीवन से ही रहा। 1989 में पहला चुनाव में छात्र संघ के महामंत्री के रूप में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बुद्धा पीजी कॉलेज है, वहां से मैं लड़ा था, जीता था। और फिर 90 में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा और उसके बाद से अनवरत राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम करते रहा। गोरखपुर की तपोभूमि से आपको राजनीति का शिक्षा मिला? हाँ, गोरखपुर राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील रहा है, मुखर रहा है और वहां से तमाम नेता राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित किए हैं। लोग बताते हैं कि वहाँ छात्र संघ का जो चुनाव जीतता है वो भविष्य में विधायक जरूर होता है। क्या नहीं, जो छात्र राजनीति से शुरू होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका दायरा राजनीतिक क्षेत्र में ही होता है, तो उसी में से कोई विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होते हैं। ये यूपी की बात है। और तो यूपी की बात है तो गोरखपुर से ही पढ़े लिखे आपके योगी जी भी हैं और आज देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये आपको कल्पनाथ राय एक समय जमाने में कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, तमाम मंत्रालयों को उन्होंने संभाला था। तो वैसे ये होता है, छात्र राजनीति में जो होते हैं वो उनके लिए दूसरा। गोपालगंज विधानसभा के संदर्भ में 2 शब्द क्या सोच है आपकी? गोपालगंज विधानसभा तो मेरी राजनीतिक कर्मभूमि रही है और काफी दिनों से मैं यहाँ पर लोगों के बीच में रहा हूँ। विभिन्न मंच, राजनीतिक दल के माध्यम से लोगों का काम करने का आदमी काम किया है और सभी तरह के लोगों के सुख दुख में आदमी पिछले 30-35 सालों से काम कर रहा है और उन्हीं आधार पर लोगों की समस्याओं को लेकर के संघर्ष करना हो। आप NH-28 देख रहे हैं, इसको लेकर के दिल्ली में जंतर मंतर तक जा करके आंदोलन खड़ा करना हो, शहर के समस्याओं को लेकर के आंदोलन करना हो, कमजोरों की आवाज को लेकर के आंदोलन करना हो, पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना हो, तो फिर राजनीति में आदमी है तो दावेदारी तो फिर रखेगा ही। गोपालगंज की मूल समस्या क्या है? देखिए, गोपालगंज का गृह क्षेत्र है, इसके नाम से भी जाना जाता रहा है। लेकिन 2 मुख्यमंत्री रहने के बाद एक ही परिवार के, और वो भी कमजोर रही, मजबूत मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी गोपालगंज शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ जगह है। आज तक यहाँ पर कोई कायदे के वैसे इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पर कि यहाँ के नौजवान यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सकें। और छात्र राजनीति से जो हमने काम शुरू किया तो इस बात की एक कसक मन में रहती है कि यहाँ पर जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को निखरने का अवसर यहाँ के लोगों ने, यहाँ के राजनेताओं ने नहीं दिया। तो इसके क्षेत्र में काफी काम करने की आवश्यकता है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में यहाँ पर प्रतिभाएं बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पर कोई उस तरह का ऐसा माहौल नहीं दिखता है, कोई उस तरह का स्टेडियम नहीं है। ये गोपालगंज का शहर, यहाँ पर इतने मेधावी छात्र हैं, लेकिन अफसोस होता है कि ये शहर ड्रग्स के चपेट में है। जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए, 14 साल 15 साल के बच्चे ड्रग्स के का शिकार हो चुके हैं। तमाम परिवार इससे बिखर रहे हैं। इस पर काम करने का जहमत कोई उठा नहीं रहा है। इसके लिए मैंने समय समय पर प्रशासन से भी मैंने मांग किया। यानी युवाओं के भविष्य के लिए आपकी पहली सोच है कि युवा का भविष्य अगर उज्जवल होगा तभी जिस देश का युवा मजबूत नहीं होगा
युवा शक्ति के ही बल पर देश की आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो इसका ही अगर संरक्षण नहीं होगा, इनके भविष्य के प्रति कोई उस तरह की दूरगामी योजनाएं नहीं बनाई जाएंगी, तो फिर ये तो हम लोगों को राजनीति में नेतृत्वकर्ता का सिंबल लेकर के थप्पा लेकर के क्षेत्र में घूमने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए युवाओं के भविष्य के प्रति हर राजनेता को, हर दल के नेता को इस पर आगे बढ़ करके विजनरी सोच रख करके इस पर काम करने की आवश्यकता है। नई जागृति लाने के लिए बिल्कुल नई जागृति लाने की आवश्यकता है। युवा में भारत का संरक्षण, भारत की मजबूती छुपी हुई है, भारत का विकास, तो इसके क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। और मुझे अगर ऐसा मौका मिला, ये शहर है, शहर जाम से कराता है। इस शहर में एक बीचों बीच एक नदी बहती है, छाड़ी नदी जिसको हम लोग कहते हैं। उस नदी का अगर जीर्णोद्धार हो जाए तो इस क्षेत्र में जाम की समस्या खत्म हो सकती है, शहर खूबसूरत शहर दिखने लगेगा। ये माँ भगवती का सिद्ध पीठ है। घोड़ाघाट का नाम आप सुने होंगे, जहाँ माँ भगवती थावे आने से पहले वहां पर आई थी। ये हमारे जिला परिषद क्षेत्र में पड़ता है। वहां से थावे तक को अगर शक्ति कॉरिडोर के रूप में अगर डेवलप कर दिया जाए तो इस विधानसभा की आधी आबादी चहकने लगेगी। इस क्षेत्र में जब भी कोई आएगा, आप कभी मेरे क्षेत्र में आप जाइएगा, वहां पर एक हमने जलाशय का निर्माण करवाया है, तालाब का निर्माण करवाया है, काफी उसको डेवलप किया है। जाके आप देखिएगा, बहुत कम जगहों पर आपको उस तरह के तालाब मिलेंगे। तो ये दिमाग में रहता है कि कभी अगर मौका मिला तो इस दिशा में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, शहर के सुंदरीकरण के क्षेत्र में, नौजवानों के भविष्य को संवारने के क्षेत्र में, उनके अंदर अच्छा कल्चर देने के क्षेत्र में, वो पढ़ सके, इसका अवसर मिल सके, इस क्षेत्र में काम करने का प्रयास आदमी करेगा। माननीय मोदी चारधारा और बिहार के विकास के संदर्भ में मेरी 2005 के पहले के बिहार को अगर आप याद करिएगा और आज 2025 के बिहार को देखिएगा, इसमें भी 2014 के बाद 14 से और 2025 का बिहार आप देखिएगा, तो आपको इसमें गुणात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। पहले जो बिहार हम लोग सोचते भी नहीं थे। आप गोपालगंज में आए हैं, जो ये एनएच पर जो कॉरिडोर बन करके ये एलिवेटेड पुल जो बना हुआ है, चाहे आपको गोपालगंज से छपरा जाने के लिए जो एनएच बन रही है, या गोपालगंज से हम लोग होते हुए राजापट्टी होते हुए पटना निकलते हैं, बिजली के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन हुआ, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में यह बिहार कभी नरसंहारों का बिहार जाना जाता था, हमेशा नरसंहार होते थे। गोपालगंज तो अपराध ग्रसित गिना जाता था। और गोपालगंज में तो स्थिति यह थी कि मौनिया चौक है, वहां से अपराधी आते थे, लोगों को पकड़ करके और जंगल पार्टी में लेकर चले जाते थे और शाम को फिरौती मांगते थे। शहर दिन दहाड़े लूटा जाता था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो उसमें रोजगार भी मिलता है और राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जवाबदेहियां लोगों के अंदर भी बढ़ी है। एक छोटा सा उदाहरण आप देखिए, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और जब उन्होंने स्वच्छता का बात किया था तो बहुत लोगों को लगा कि ये प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है। गांधी का वो थीम था स्वच्छता, और गांधी ने प्रतीकात्मक रूप से जब बीचों को, समुद्र के तटों को मोदी जी अपने हाथ से जब उसमें कचरा उठाना जब शुरू किए, तब लोगों को लगा कि हम लोगों को भी यह चीज करना चाहिए। भावनाओं को जागृत किया। और स्वच्छता आज हम भी पहले कुछ खाते थे तो सड़क पर थूक देते थे, चाय पिए चुकड़ को सड़क पर फेंक दिए। ये छोटी छोटी बातें मोदी जी के आने के बाद से आज हर आदमी के अंदर जागरूकता बढ़ी है कि नहीं, हमें स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। कोई कहीं भी कुछ भी चीज नहीं फेंक देता है। ये छोटी सी बात बतलाया। शौचालय को उन्होंने एक मिशन मोड में लिया। आज देखिए उसका प्रभाव यह है कि तमाम
गंभीर बीमारियों से औरतें सुरक्षित हैं। हर परिवार में राष्ट्रीय औसत पर स्वस्थ रहने का जो मानक है वो बढ़ा है। तो मोदी जी तो 24 घंटा इस देश के खुशहाली के लिए, इस देश के प्रगति के लिए अनवरत काम करते अभी तो साझा सरकार है, साझा सरकार और विकास के साझा साझी सरकार है, और लेकिन ये काम हुआ है तो साझी सरकार में ही हुआ है। इसमें और आशातीत परिणाम और लाए जा सकते हैं, और अच्छे परिणाम लाए जा सकते हैं, और उस क्षेत्र में काम हो रहा है और होगा भी। कांग्रेस के लोगों को कहेंगे कि आप 2025 में बिहार के निर्माण को लेकर के आप सचेत रहिए। गोपालगंज विधानसभा के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रख करके आप सचेत रहिए। जो आप लोगों के बीच में रहा हो, जो आप लोगों के लिए काम किया हो, जो सतत सुलभ हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो संघर्ष करने की प्रवृत्ति रखता हो, जो पार्टी के प्रति निष्ठा रखता हो, ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों। अच्छा आदमी अगर जाएगा तो बहुत कम भी करेगा तो कुछ अच्छाई दिखेगी। बुरा आदमी जाएगा, बहुत अगर कुछ अच्छा करना पड़ेगा करेगा तभी उसमें बुरे चीज ही उसके नजर आएंगे। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में प्रश्रय देना चाहिए, और जो आपके बीच में रहता हो, जिससे आप सहजता के साथ अपनी बात कह सकते हैं, आप जो चाहते हैं विधानसभा के अंदर आपकी बात उठनी चाहिए, उसको प्रभावशाली ढंग से वो विधानसभा में आपकी बातों को रख दे। कहा गया है कि नेता और वकील कभी भी मुंहचोर नहीं चुनना चाहिए, हमेशा नेता और वकील मुंहजोर चुनना चाहिए। आपका केस कितना हो मजबूत हो, वकील अगर जज के सामने उस बातों को अगर लॉजिकली तार्किक ढंग से अगर नहीं रखे तो अब जीता हुआ केस आप हार जाइएगा, कितना हो बड़ा हो। और जब पॉलिसी जो बनती है विधानसभा के अंदर, उसमें अगर वो अपने क्षेत्र के बातों को अगर नहीं रखे तो आपका क्षेत्र विकास से वंचित हो जाता है। इसलिए लड़ाकू नेता, जुझारू नेता, संघर्षशील नेता, और सबसे बड़ी बात कि उसके हृदय में कमजोर और गरीबों के प्रति जगह हो, स्पंदन हो। जब वो गरीब को देखे तो वो व्यथित हो जाए, किसी दुखियारी को दुख भरे व्यक्ति को अगर देखे तो उसको भी मन में तकलीफ हो, और उसका निराकरण कैसे हो सके, इसके लिए वो हमेशा सचेत रहे। ऐसे लीडरशिप को आगे लाने की आवश्यकता है। की शुरुआत होती है वैशाख के बाद, इस पर आपका क्या शुभ संदेश? नहीं, हमारा तो जो सनातन है वो तो नूतन है, नित्य नूतन है। यह हमेशा यह तो पर्वों का ही धर्म है। इसमें नित्य खुश रहने के इसमें और जीवन को आनंदित करने का इसमें पल मिलता है। इतने पर्व और त्योहार इस धरती पर किसी भी पंथ और संप्रदाय में नहीं मिलते हैं जितने सनातन में है। इसने जीने का एक कला दिया है मानव को। आप होली मनाइए, छठ मनाइए, दीपावली मनाइए, ये बैसाखी मनाइए, आप सतुवान मनाइए, आप छठ मनाइए, आप मंगल का व्रत करिए, शनिवार का व्रत करिए, बृहस्पति का व्रत करिए। नित्य जीवन में आनंद ही आनंद, यही तो सनातन है। हर हद तक के माध्यम से मिलवा रहा था श्री ओम प्रकाश जी से, जो कहीं परिचय के मोहताज नहीं, और वो नए गोपालगंज की कामना कर रहे हैं, और उन्होंने अर्जी डाली है। बीजेपी ने अगर टिकट दिया और जनता का आशीर्वाद हुआ तो एक एक ऋण जो है सो इसके विकास के कदमों में न्यौछावर करेंगे।